चलिए डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे थे किसके बारे में बेटा। यहाँ पे देखिए 12th बायोलॉजी का इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड किया था बेटा, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड था। और उसके अंदर जितने भी हमारे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पर शो किए थे। आपने यदि और कुछ तरह से पढ़ा होगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ जाए, 1 नंबर वाला, वो आपका गलत नहीं होगा। आज जो मैं यहाँ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो नंबर हमारा 2 है। सेकंड नंबर का वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड यहाँ पे करूँगा अभी। देखिए बेटा, वीडियो में एंड तक जरूर बने ही रहिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट में आपको समझाता जाऊँगा। उसके बाद आपको ये नोट्स, आपको जैसे मैंने आपको पहले आपको शो किए थे लास्ट में, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपको ये नोट्स मैं यहाँ पे शो करूँगा लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले बेटा समझते हुए जाइएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हमारा, मैंने बताया था आपको, जैसा कि मैंने ये 25 जनवरी को मैं ये वीडियो बना दिया था, लेकिन अपलोड आज मैं 26 जनवरी वाले दिन कर रहा हूँ इसको अपलोड। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर किसे कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर से मतलब यहाँ पे होता है फूलों की खेती जो की जाती है बेटा, उस फूलों की खेती को अपन काय के नाम से जानते हैं, फ्लोरिकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, जरा देखिएगा। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होता है। तो बेटा याद रखिएगा, जो आवृतबीजी परागकोश होता है वो हमेशा कैसा होता है, 2 पालियों के अंदर बटा हुआ पाया जाता है, तो ये द्विपालित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, जरा सुनिएगा। एक प्रारूपी लघु बीजाणुध्वनि में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो बेटा याद रखिएगा, एक लघु बीजाणुध्वनि के अंदर हमारी 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत को बोला जाता है एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा के नाम से जाना जाता है। और सेकंड नंबर की जो लेयर होती है वो एंडोथीसियम लेयर होती है। सेकंड नंबर का जो परत होता है बेटा वो मध्य परत होता है। और चौथी नंबर की जो परत होती है ये सबसे अंदर वाली परत होती है, और इसे बेटा टेपिटम के नाम से अपन जानते हैं। तो यह याद रखिएगा, लघु बीजाणुध्वनि में सबसे आंतरिक परत का नाम क्या होता है, टेपिटम के नाम से बेटा उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो जरा ध्यान से। लघु बीजाणुध्वनि किसे कहते हैं, लघु बीजाणुध्वनि क्या है। तो याद रखिएगा, एक बेटा यहाँ पे पराग मात्र कोशिका का मतलब होता है, ये पराग मात्र कोशिका है। और पराग मात्र कोशिका से जब बेटा अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके अंदर, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कहलाती है लघु बीजाणुध्वनि के नाम से उसको जाना जाता है। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला इसके अंदर। एक पराग मात्र कोशिका से, देखो बेटा, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी लघु बीजाणुध्वनि के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये लघु बीजाणुध्वनि के बारे में। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हमारा गुड़हल का साइंटिफिक नेम क्या है या वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, गुड़हल जो होता है साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल का जो साइंटिफिक नेम होता है या वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इधर कि एक परागकण, देखो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एक पराग कोश जो होता है उस पराग कोश के अंदर बहुत सारे हमारे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और प्रत्येक परागकण का जो व्यास होता है वो कितने से कितने तक होता है, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। चलिए बेटा आगे बात करेंगे इसके अंदर। अगला है हमारा, परागकण का सबसे बाह्य कठोर भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो ये हमारे जो परागकण होते हैं बेटा, परागकण जो हमारा पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं उनके अंदर। और यहाँ याद रखिएगा, इस परागकण की सबसे भारी जो कठोर भित्ति होती है उसका निर्माण हमारा कैसे होता है, वो होता है स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ से बेटा वो बनता है।
तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा यहाँ से कि परागकण का जो सबसे बाह्यतम जो स्तर होता है, कठोर जो भित्ति होती है, उसका निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन एक यह सबसे बाह्यतम, मैंने बताया था अभी आपको कि परागकण का सबसे बाह्य जो कठोर भित्ति होती है, इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे इधर। बेटा परागकण की भीतर की जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, परागकण का जो सबसे भीतर का जो भित्ति होता है उसे अंतःचोल के नाम से जाना जाता है। और ये बेटा याद रखिएगा, परागकण की जो सबसे भीतर की भित्ति होती है उसे अंतःचोल कहते हैं। और इसका निर्माण सेलुलोज प्लस पैक्टिन नामक दो पदार्थों से होता है। तो याद रखिएगा कि परागकण की सबसे आंतरिक भित्ति को या आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहा जाता है। और अंतःचोल का निर्माण हमारा किससे होता है बेटा? याद रखिएगा, सेलुलोज प्लस पैक्टिन से मिलकर बनता है। जबकि मैंने बताया हुआ यहाँ क्वेश्चन अलग से, ये क्वेश्चन और है, ये तो है आंतरिक भित्ति। और यदि हम बात करते हैं परागकण का जो सबसे बाह्यतम जो कठोर भित्ति होती है, उसका निर्माण होता है स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ से होता है। जबकि आंतरिक भित्ति का निर्माण हमारा किससे किया जा रहा है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन नामक दो पदार्थों से किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारे इधर, जरा देखिएगा। परागकण, परागकण का मतलब होता है पोलन गेंस। और परागकण को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कई वर्षों तक भंडारित कर सकते हैं? तो बेटा वो टेम्परेचर हमारा, ये कई बार हमारा नीट के अंदर भी हमारा ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया, पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तो नीट के अंदर भी ये 2 या 3 बार क्वेश्चन हमारा लगभग आ चुका है अब तक, और इसमें आपको टेम्परेचर पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि परागकणों को लगभग हमारा 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंजर्व कर सकते हैं, अपन सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा इसको, टेम्परेचर कितना है हमारा बताइए बेटा? तो परागकणों को लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे इधर। बीजांड क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे यहाँ से बना है, बीजांड क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से मतलब होता है अपरा, और अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को हम क्या कहते हैं बेटा बताइए? बीजांड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको 2 या 3 बार यदि आप इन क्वेश्चनों को यदि करोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा जो आपने पढ़ा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन से बेटा बहुत बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस अपने आप में रखते हैं, और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है तो हम कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा, और मैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूँगा। तो जरा देखिएगा इधर, मैंने बताया था बीजांड क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी जो होती है, अपरा यानी प्लासेंटा जो होता है, उस प्लासेंटा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को हम क्या कहते हैं बेटा बताइए? बीजांड के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? उसे बीजांड के नाम से बेटा उसको जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बेटा याद रखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन बेटा अपन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, देखो एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बेटा भ्रूण कौन सा है हमारे बेटा बताइए? द्विबीजपत्री बेटा हमारे पास भ्रूण है। तो एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या क्या रचनाएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, भ्रूण कौन सा है बेटा बताइए? मोनोकोट नहीं है, डाइकोट भ्रूण है बेटा। ये द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण है, और इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? याद रखिएगा, एक तो हमारे 2 बीजपत्र पाए जाते हैं इसके अंदर, चना वगैरह में आपने देखा होगा। तो बेटा याद रखिएगा, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं उसके अंदर, एक पाया जाता है प्रांकुट चोल पाया जाता है, एक भ्रूणीय अक्ष मिलेगा उसके अंदर, और एक बेटा हमारा क्या मिलेगा? बीज पत्राधार नामक रचना पाई जाती है। तो कितनी रचनाएं पाई जाती हैं जरा देखें इधर, 1 2 3 4। तो द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली रचनाओं के नाम क्या हैं? एक तो है प्रांकुट चोल, एक हमारा है भ्रूणीय अक्ष है बेटा इधर, और एक हमारा कौन सा है? बीज पत्राधार होता है। ये सारी की सारी रचनाएं हमारी किसके अंदर पाई जाती हैं? ये द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बेटा पाई जाने वाली रचनाएं होती हैं। तो चलिएगा आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर अपन। चलिए बेटा, यहाँ मैं बात कर रहा था इसके अंदर द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। और ये सारी की सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हैं अपना।
और अगला है हमारा एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, असंग जनन किसे कहा जाता है। कभी कभी हमारा पूछ लिया जाता है एपोमिक्सिस क्या है। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, असंग जनन के नाम से जानते हैं। बेटा याद रखिएगा, बिना निषेचन की, विदाउट फर्टिलाइजेशन की अगर हमारा बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या नाम से जाना जाता है, असंग जनन कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको अपन, उसको बेटा अपन बोलते हैं असंग जनन। दोबारा सुने, मैंने क्या बताया आपको अभी, मैंने ये बताया कि बिना निषेचन की बीज पैदा करने की प्रक्रिया बेटा असंग जनन कहलाती है। और ये प्रोसेस हमारा किसके अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखा हुआ है, घास है हमारा और एक हमारा है एस्ट्रेसिया, एस्ट्रेसिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा इधर, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से खनित किया गया एक प्राचीन बीज जिसका प्रसुप्ति समय 10,000 वर्ष माना गया है, वह कौन सा पादप है। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला अभी, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से खनित किया जाने वाला एक प्राचीन बीज जिसका प्रसुप्ति समय डोर्मेंसी टाइम पीरियड ऑफ कितना है उसका बेटा बताइए, 10,000 वर्ष है। तो वह पादप कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूपाइन पादप है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा बताइए, ल्यूपिनस आर्कटिकस, क्योंकि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से इसको खनित किया गया था और उसी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ल्यूपिनस, क्योंकि पादप का नाम ल्यूपाइन है। और ल्यूपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस बेटा ये इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हाल ही में मृत सागर के पास हेराल्ड के नाम से या हेराल्ड के महल के पास और पुरातात्विक खुदाई में 2000 वर्ष पुराना खजूर का बीज मिला है और इसका नाम क्या है बेटा बताओ। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और याद रखिएगा इसका पादप का नाम क्या है बेटा बताइए, या खजूर का बीज क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फोयोनिक्स डैक्टिलिफेरा, फोयोनिक्स डैक्टिलिफेरा, दिस इज द साइंटिफिक वर्ड नेम ऑफ डेट, खजूर का नाम है बेटा ये। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वास्तविक फल किसे कहते हैं। बेटा ये हमारे कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। अच्छा वास्तविक फल हमारा क्या होता है, देखो वे फल जिनका विकास अंडाशय के द्वारा होता है, ऐसे फल हमारे कौन से फल कहलाते हैं बेटा बताइए, वास्तविक फल के नाम से उनको जाना जाता है। वे फल जिनका विकास यदि अंडाशय से होता है तो ऐसे फलों को बेटा क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। जबकि इसका विपरीत कौन सा है बेटा बताइए, आवासीय फल है। देखो अगर फल का विकास अंडाशय से हो रहा है तो बेटा याद रखिएगा वो वास्तविक फल है, और यदि फल का विकास यदि अंडाशय के अलावा यदि किसी पुष्प की यदि अन्य किसी हिस्से से हो रहा है, जैसे पुष्पासन आदि से यदि हो रहा है, तो बेटा वो हमारा कौन सा फल कहलाएगा, वो फल कहलाएगा आवासीय फल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा देखिए इधर, एल्ब्यूमिनस बीज क्या होते हैं, इनके उदाहरण लिखिए। तो बेटा याद रखिएगा एल्ब्यूमिनस बीज का मतलब क्या होता है, तो इन बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश का कुछ भाग क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष यदि पाया जाता है और भ्रूणपोष का कुछ भाग यदि उनका शेष रह जाता है भ्रूणपोष का, क्यों, क्योंकि भ्रूण का जब विकास होता है तो भ्रूण विकास की प्रक्रिया में भ्रूणपोष का यदि उपयोग नहीं कर पा रहा है, पूरे के पूरे भ्रूणपोष का यदि उपयोग नहीं किया गया है, तो बेटा ऐसे बीज हमारे कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस बीज कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, जब भ्रूण का विकास यदि हो रहा है और भ्रूण अपने विकास की प्रक्रिया में यदि संपूर्ण भ्रूण पोष का यदि उपयोग नहीं कर पाता है, तो ऐसे बीजों को बेटा अपन क्या बीज बोलेंगे बताओ, एल्ब्यूमिनस बीज के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला अभी, बे भ्रूण या भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में, भ्रूण की विकास की प्रक्रिया में यदि भ्रूण के द्वारा यदि संपूर्ण भ्रूण पोष का उपयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे बीज कहलाते हैं एल्ब्यूमिनस बीज। जैसे गेहूं है, बाजरा है, सूरजमुखी है, अरंडी है, ये तमाम प्रकार के एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं बेटा। एक हमारा होता है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मटर है, मूंगफली है, ये तमाम प्रकार के बीज हमारे गैर एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं जो एल्ब्यूमिनस बीज का एकदम से उल्टा है। ठीक है बेटा, चलिए अगला है कोष की भ्रूणपोष का उदाहरण लिखिए। आपने नारियल देखा होगा और उस नारियल के अंदर आपने देखा होगा पानी भरा रहता है,
वो तो है तरल भ्रूणपोष। बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि तरल भ्रूणपोष का उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना है नारियल पानी। नारियल पानी हमारा एक प्रकार का तरल भ्रूणपोष माना गया है। और यदि आपसे ये पूछता है कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है बेटा, तो कोशिकीय जब आप नारियल का जो सफेद वाला हिस्सा आप खाते हो ना, आपने देखा होगा ढकेलों पे, जो आप सफेद जो गूदेदार हिस्सा खाते हो इसका नारियल का, वो हमारा क्या है बेटा बताइए, वो हमारा है कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसको गिरी के नाम से जानते हैं। तो नारियल का एक वह सफेद वाला पार्ट जो हमारे द्वारा खाया जा रहा है, तो बेटा याद रखिएगा वो कहलाता है गिरी। जो सफेद गोदा होता है किसका बेटा बताइए, नारियल का। और नारियल का ये जो गोदा है इसी को क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। जबकि अंदर का जो पानी है इसका बेटा वो हमारा क्या कहलाता है, तरल भ्रूणपोष के नाम से उसको जाना जाता है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया होगा, अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा बेटा इसको। आगे बात करता हूँ मैं। चलिए बेटा वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सीएलटी से आपको मिलने वाले हैं। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इसके अंदर कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताइए, केंद्र की भ्रूणपोष कौन सा है, नारियल पानी। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है विपुंसन किसे कहते हैं। देखो आपको पता है कोई फ्लावर है, और यदि उस फ्लावर के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं बेटा बताइए, ये हमारे क्या है बेटा बताइए, ये परागकोश हैं। परागकोशों को यदि कैंची की सहायता से यदि काट दिया जाता है किसी फ्लावर के अंदर से, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा बताइए, विपुंसन कहलाता है। किसी फ्लावर के अंदर से परागकोशों को कैंची की सहायता से हटाने की प्रक्रिया बेटा ये कहलाती है, विपुंसन प्रक्रिया कहलाती है। बैगिंग का मतलब क्या होता है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे बैगिंग क्या है। आपने देखा होगा जैसे ये फीमेल पार्ट है बेटा, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट हो गया, और फीमेल पार्ट्स के साथ कौन लगा हुआ है बेटा बताइए, मेल वाला पार्ट लगा हुआ है, ये कहलाएगा वर्तिका, वर्तिकाग्र। और ये क्या कहलाएगी बेटा बताइए, नली टाइप की जो रचना होती है ये वाली, ये कहलाती है वर्तिका। और यहाँ पर क्या कहलाएगा, अंडाशय। अब यहाँ पर इस वर्तिकाग्र के ऊपर कोई अवांछित परागकण ना आ जाए, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला अभी, इस वर्तिकाग्र के ऊपर कोई अवांछित परागकण ना आ जाए तो उसको रोकने के लिए बेटा क्या बांधी जाती है, इसके ऊपर एक थैली बांधी जाती है, या फिर एक पतले कागज से या वाटर पेपर जो आता है उससे ढक दिया जाता है इसको। और ये प्रोसेस जो ढकने का प्रोसेस होता है इस वर्तिकाग्र को, ये कहलाता है क्या, ये प्रोसेस कहलाता है बैगिंग प्रोसेस। बैगिंग प्रोसेस क्या है बेटा हमारे यहाँ पे, कि जो मेल फ्लावर जो फीमेल फ्लावर है उस फीमेल फ्लावर का आगे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाएगा। और यदि इस वर्तिकाग्र को हम यदि पतले कागज से कवर कर दें, क्यों कर रहे हैं बेटा बताओ, कवर बताओ इसको, क्योंकि कोई अवांछित परागकण हमारा इसके ऊपर ना आ जाए, इसकी वजह से इस वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है किसी पतले कागज से या बटर पेपर से। और ये ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा बताइए, बैगिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और 2 4 5 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, आप बने ही रहिएगा वीडियो में, कुछ समय और बने ही रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को रिपीट कीजिएगा। चलिए बेटा ये अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखें जरा इधर, भ्रूणोद्भव क्या है। तो बेटा युग्मनज जो होता है हमारा, जायकोट जो होता है, उससे भ्रूण की विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव के नाम से जानी जाती है। युग्मनज से भ्रूण की विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें इधर, परागण किसे कहते हैं। तो परागकण जो होते हैं उन परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, परागण के नाम से जानी जाती है। और यहाँ ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि पराग स्रोत के आधार पर परागण कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। पहला है ऑटोगेमी, सजात पुष्पी, परनिषेचन। ये 3 प्रकार का हमारा क्या होता है, पराग स्रोत के आधार पर परागण के प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है हमारे यहाँ से कि जल परागत पादपों के नाम लिखिए। तो जल परागत पौधे कौन कौन से हमारे बताइए, एक तो है वेलिसनेरिया और एक कौन सा है, हाइड्ला। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि समुद्री जलीय घास का नाम बताइए, तो समुद्र के अंदर उगने वाली जलीय घास का नाम क्या है बेटा बताओ, तो यहाँ का नाम है इसका जोस्टेरा, ठीक है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समुद्री घास में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे पानी में डूबे हुए रहते हैं, वो समुद्री घास कौन सी होती है, जिसमें फीमेल पार्ट जो होता है उसका वो कहाँ डूबा रहता है, पानी के भीतर, वो घास होती है समुद्री घास, सिग्रासिस। अगला है परागकणीय अपकर्मक क्या है। तो बेटा याद रखिएगा परागकणीय अपकर्मक क्या होते हैं, कि जितने भी पुष्प पादप होते हैं
उनमें परागण की प्रक्रिया में जो प्राणी हेल्प करते हैं तो बेटा बी कहलाते हैं, परागणीय अपकर्मक कहलाते हैं। जैसे शकरखोरा है, गुंजन पक्षी है, चमगादड़ है, चींटी है, बर्र है, मधुमक्खी है, ये सारे के सारे परागणीय अपकर्मक के रूप में जाने जाते हैं। यानी वे प्राणी जो परागण के लिए काम में आते हैं या अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए जिन प्राणियों का उपयोग करते हैं, दोबारा सुनिएगा, जितने मैंने क्या बताया अभी कि अधिकतर जो पुष्पीय पादप होते हैं बेटा वो परागण की प्रक्रिया के लिए जिन प्राणियों को परागण क्रमक के रूप में या कारक के रूप में उपयोग करते हैं उनको बोला जाता है, उनको परागणीय अपकर्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। देखिए, कुछ आवृतबीजी जो पादप होते हैं अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। यानी जितने भी आवृतबीजी कुछ पादप होते हैं वो अपने बीज में क्या करते हैं, एक से अधिक भ्रूणों को उत्पन्न करते हैं और ये कंडीशन कहलाती है बहुभ्रूणता के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से असंग जनन की परिघटना मुख्यतः किन में पाई जाती है बेटा बताइए, ये आवृतबीजी के अंदर पाई जाती है और कुछ घास कुल के पादपों में भी ये पाई जाती है। चलिए, थैंक यू। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए, आप हमारे वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मोटिवेशन जो है मिलता है और मैं इससे आगे भी मैं आपको वीडियो बनाता लगातार रहूँगा। आप यदि आपने हमारे चैनल को लवानी एजुकेशन पॉइंट को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम से पहले मैं यहाँ काफ़ी और अट्रैक्टिव मैटर यहाँ पे डालने वाला हूँ और ऐसा मैटर जो वास्तव में जो आपका वास्तव में आने लायक है, क्योंकि मैं फालतू का मैटर अभी नहीं डालना चाहता, केवल वही मैटर डालूंगा जो वास्तव में आने लायक है। इसलिए हमारी वीडियो को लगातार बेटा देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।